Hello everyone, I am Mane. Welcome to Didi Prep Hack. Today we are going to discuss a very important topic, fundamental rights. तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स इतनी इजीली हमें नहीं मिले। इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में 1215 में। किंग जॉन नाम के राजा थे जो वॉर के टाइम पे अपने मिनिस्टर्स से, अपने सिटीजन से टैक्स लिया करते थे। अगर कोई टैक्स पे करने से मना करता था तो वो उन्हें पनिश करते थे। तो वहाँ के सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करा अपने कुछ राइट्स के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए। तो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में 1215 में एक रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट हुआ था जो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को डिस्क्राइब करता है, जिसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स का आइडिया भी मैग्ना कार्टा से लिया गया। हमारे फंडामेंटल राइट्स में टोटल 6 राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड रेमेडीज। हमारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये इंस्पायर है यूएस के बिल ऑफ राइट्स से। यूएस में से बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, बेसिक राइट्स बोलते हैं, इंडिया में हम इसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 जनरल आर्टिकल से आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, म्यूनसिपल पार्टीज, पंचायत। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन, एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, मीन्स 1950 से पहले कोई लॉ आया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो उसे वॉइड कर दिया जाएगा, उसे मान्य नहीं माना जाएगा। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा, तो उसे वॉइड कर दिया जाएगा, उसे माना नहीं जाएगा। तो ऐसे लॉ ना पास्ट से फॉलो किए जाएंगे ना फ्यूचर में आएंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करें। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट राइट से, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कवर करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो आर्टिकल 14 क्या? आर्टिकल 14 में एक टर्म है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों देखने में बहुत सिमिलर है पर दोनों टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये आता है ब्रिटिश ऑरिजिन से। इसका मतलब होता है नो वन इज अबव द लॉ, मीन्स कोई भी लॉ से ऊपर नहीं, सबको इक्वली ट्रीट करना है। जो सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आता है अमेरिकन ऑरिजिन से। मीन्स हमारे कंट्री में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या होता है, कुछ सीट्स रिजर्व होती है वुमेंस के लिए, कुछ वीकर सेक्शन के लोगों के लिए, कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए सीट रिजर्व होती है। मीन्स आप 5 साल के बच्चे को और 20 साल के इंसान को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो, इसलिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आया है अमेरिकन ऑरिजिन से, जिसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं। तो सेकेंड आर्टिकल, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की। मीन्स हमारे कंट्री में किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, बर्थ ऑफ प्लेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन लेने से रोको ये बोल के कि आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आप यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 15 आया है। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स सपोज आपको आर्मी में जाना है, सपोज आपको रेलवे ज्वाइन करना है, और आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। हमारे इंडियन के हर सिटीजन्स को राइट है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते, किसी भी प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। सपोज़ मुझे आर्मी ज्वाइन करनी, तो मुझे वो ये नहीं बोल सकते कि मैम आप इस रिलीजन को या आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो, या कहीं पे आपको जॉब करने से रोका नहीं जा सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी गई है। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन छुआछूत। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि अरे ये इस कास्ट को बिलोंग करता है तो हमारे घर में मत आओ, हमें मत छुओ, हमारे साथ खाना मत खाओ। तो इस टाइप की गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए आर्टिकल 17 आया। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है कि आप अपने नाम के आगे कोई ऐसा टाइटल यूज़ नहीं कर सकते जो आपको सुपीरियर शो करे, एक्सेप्ट एकेडमिक्स एंड मिलिट्री। मीन्स आप अपने सरनेम के आगे या फिर अपने नेम के आगे कोई ऐसा टाइटल यूज़ नहीं कर सकते जैसे महाराजा, राजा, किंग, जो आपको सुपीरियर शो करे। या फिर आप फॉरेन टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको फॉरेन टाइटल्स यूज़ करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन आप एकेडमिक्स टाइटल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, अगर आप जज हो तो जज लगा सकते हो, अगर आप प्रोफेसर हो तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हो। लेकिन ऐसा टाइटल यूज़ नहीं करना जो सुपीरियर शो करे, और फॉरेन टाइटल्स भी यूज़ नहीं करना। अगर आपको फॉरेन टाइटल्स यूज़ करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सेकेंड हम मूव करते हैं
राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कवर करता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 में 6 बेसिक फ्रीडम राइट्स है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी मन की बात को बोल कर या फिर लिख कर किसी के सामने रख सकते हो, आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को या किसी के रिलीजन को या आप किसी को डिफेम करने के लिए कुछ स्टेटमेंट पास कर दो। आपको पीसफुली सबके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी मन की बात, अपने ओपिनियंस को लिख कर या बोल कर रख सकते हो। उसके बाद आता है असेंबली। असेंबली क्या है? असेंबली मीन्स आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो प्रोटेस्ट करने के लिए या मीटिंग के लिए, बट वो भी पीसफुल मैनर में। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे असेंबल हो गए और आप दंगे फसाद कर रहे हो, लोगों पे पत्थर फेंक रहे हो या फिर गाड़ी में आग लगा रहे हो। नहीं, आप प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबल हो सकते हो लेकिन पीसफुल मैनर में। आप कहीं पे इकट्ठे हो सकते हो मीटिंग के लिए। उसके बाद एसोसिएशन। एसोसिएशन आप कोई भी कमेटी या ग्रुप बना सकते हो अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किसी भी अपने थॉट्स को फॉलो करने के लिए आप एक ग्रुप और कमेटी बना सकते हो। ये भी आपका एक फ्रीडम है। सेकेंड आता है मूवमेंट। मीन्स आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको गोवा जाना है तो आप गोवा जा सकते हो, आपको कन्याकुमारी जाना है, ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हो। फिफ्थ आता है रेसिडेंस। मीन्स आप इंडिया में कहीं पे भी सेटल हो सकते हो। अगर मेरा मन करेगा मैं जम्मू कश्मीर में जाके सेटल हो जाऊँ, या मेरा मन करेगा कि मैं कश्मीर में जाके सेटल हो जाऊँ या कन्याकुमारी में जाके सेटल हो जाऊँ, तो मैं सेटल हो सकती हूँ क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाके सेटलमेंट ले सकते हो, वहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट में आता है। उसके बाद आता है प्रोफेशन। मीन्स आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप लीगल बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो। आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें बेसिकली 3 है। मीन्स ये प्रोटेक्ट करता है आपको। अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो उसे बिना बात के अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए रीज़न देना पड़ेगा, या फिर आप किसी को भी गलत वे में पनिश नहीं कर सकते हो। फर्स्ट आता है नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ। मीन्स अगर कोई ऐसा लॉ जो पहले कोई ऐसा एक्ट जो पहले लॉ में नहीं हो। सपोज आज से 10 साल पहले हेलमेट पहनना रॉन्गफुल एक्ट नहीं था, कुछ ऐसा लॉ नहीं आया था कि आपको बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना है, बट ये बाद में आ गया। तो अगर 10 साल पहले किसी ने हेलमेट बिना पहने बाइक चलाई है तो उसे बाद में पनिश नहीं किया जाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज कोई ऐसा एक्ट जो पहले किया गया और बाद में वो लॉ में रॉन्गफुल एक्ट हो गया तो उसे पहले वाले एक्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी बात करता है कि आप किसी भी पर्सन को एक क्राइम के लिए या फिर एक रॉन्गफुल एक्ट के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते हो। सपोज किसी ने चोरी करी हो, उसे 2 साल के लिए पनिश किया गया हो, तो उसको एक बार चोरी करने के लिए उसे 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। उसे एक ही बार पनिशमेंट देनी और एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं देनी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो पुलिस उसे फोर्स नहीं कर सकती कि तुम सरेंडर करो या फिर तुम अपने अगेंस्ट बोलो कि तुमने ये क्राइम अटेम्प्ट करा है। पुलिस किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती, उसके पास भी राइट है कि वो एडवोकेट ला सकता है, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकता है। आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंडिया में हर किसी को हक है अपनी लाइफ डिग्निटी और पीसफुली जीने का। मीन्स गवर्नमेंट किसी को ये जजमेंट पास नहीं कर सकती कि उसे जेल में बंद कर दिया जाए या किसी को डेथ की सज़ा दे दी जाए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ सबके पास है, लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकते हैं डिग्निटी और पीसफुल। अगर किसी को जेल में भी बंद करना है या फिर किसी को डेथ की पनिशमेंट देनी है तो उसके लिए कंप्लीट ट्रायल होगा। इसका एक और एग्जांपल है, पहले के टाइम पे एक सती प्रथा नाम का चीज़ था। लाइक अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को भी जला दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, हर किसी को जीने का हक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A बात करता है 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को इंडिया में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आफ्टर 14 ईयर्स प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेकिन 6 से लेकर 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। मीन्स अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसके पास राइट है कि वो एडवोकेट ला सकता है, वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकता है। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे 24 घंटे के बाद कोर्ट में पेश करना होगा। अगर किसी को कोई डिटेंशन में तो उसे बिना बात की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। उसके पास भी राइट है कि वो एडवोकेट से अपने खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का उसे मौका मिलना चाहिए। उसका ट्रायल होगा, उसे मौका मिलेगा कि वो खुद को इनोसेंट प्रूफ कर सके। उसके बाद ही जजमेंट पास होने के बाद उसे पनिशमेंट मिलेगी।
इन शॉर्ट आर्टिकल 22 बात करता है अरेस्टमेंट और रिटेंशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की। सपोज़ किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो खाना खाना उसका राइट है, उसे अगर कुछ यूज़ करना उसका राइट है, एडवोकेट लाना उसका राइट है, उसकी फैमिली से मिलना, फैमिली को इन्फॉर्म करना उसका राइट है। कोई डिटेंशन में है तो उसे खुद को इनोसेंट प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए। अगर किसी ने मर्डर करा है तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि मर्डर जो करा है उसके एडवोकेट को भी पनिशमेंट दी जाती है कि आपको पता है कि इसने मर्डर करा है फिर भी आपने उसके केस को लिया है। नहीं, अगर किसी ने मर्डर करा है और पता है कि उसने मर्डर करा है फिर भी उसे मौका मिलना चाहिए कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। अब हम लोग मूव करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और फोर्सफुल लेबर मीन्स ऐसा बहुत सारे विलेजेस में होता है कि चलो हम तुम्हें शहर लेके चलते हैं, वहाँ पे तुम्हें जॉब मिलेगा, और वहाँ पर उन्हें बुलाकर ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उन्हें सैलरी या फिर वेजेस नहीं दिए जाते, उनसे फ्री में या फिर कम पैसे में फोर्सफुली मजदूरी करवाई जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंडिया में बहुत सारा ऐसा केस आता है कि कहीं पे ग्रुप ऑफ लोग आते हैं और लड़कियों को किडनैप करके दूसरे कंट्री में भेज देते हैं, या बच्चों को किडनैप करके दूसरे कंट्री में भेज देते हैं और वहाँ पे उनसे काम करवाते हैं। तो इसे रोकने के लिए आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 बात करता है मीन्स अगर कोई बच्चा है जो 14 साल से कम है तो उससे कहीं पे भी फोर्सफुली काम नहीं करवाया जाएगा, फोर्सफुली भी नहीं और ऐसे भी जो 14 ईयर से जो कम बच्चे हैं उनसे काम करवाना इलीगल है। आप देखते होंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट में बच्चे टेबल पोंछ रहे होते हैं, कहीं पे फैक्ट्रीज में वो काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, तो जो 14 ईयर से कम है उनसे काम करवाना इलीगल है। अब हम मूव करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कवर करता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मीन्स आपके पास राइट है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आप कन्वर्ट भी हो सकते हो। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर किसी को राइट है, वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, किसी को भी प्रमोट कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मीन्स अगर कोई रिलीजियस अफेयर होता है उसे खुद ही मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मंदिर है जहाँ पे लोगों को अलाउ होता है कि आप मूर्ति को छू सकते हो, वहीं पे सेकंड मंदिर है जहाँ पे लोगों को अलाउड नहीं होता है कि आप मूर्ति को छू सकते हो, मीन्स दूर से प्रसाद दो या फिर दूर से प्रणाम करके चले जाओ। किसी किसी मंदिर में वीआईपी टिकट्स लगते हैं, किसी किसी मंदिर में फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है। तो इस टाइप के जो अफेयर होते हैं ना वो उन्हें खुद मैनेज करना होता है कि टेम्पल कब खुलेगा कब क्लोज रहेगा, चर्च कब खुलेगा कब क्लोज रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट मैनेजमेंट उन्हें खुद ही मैनेज करना होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 27, ये बात करता है आपको किसी भी रिलीजन प्लेस या फिर टेम्पल के लिए आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन आप डोनेशन अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। जैसे अगर आप मंदिर विजिट कर रहे हो तो मंदिर विजिट करने के लिए आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ, अभी मैंने वीआईपी टिकट्स की बात की, तो वीआईपी टिकट्स वो एक दूसरी चीज़ हो जाती है कि आपको जल्दी एंट्री लेना है, आपको जल्दी दर्शन करना है तो आपको वीआईपी टिकट्स लेने पड़ते हैं, पर वो टैक्स नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी टैक्स नहीं है। रिलीजन प्लेस फ्री ऑफ टैक्स है, लेकिन आप डोनेशन अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 बात करता है जैसे हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे किसी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है या फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाते, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है या स्कूल्स है इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्या होता है, सपोज़ किसी स्कूल में प्रेयर होता है, वहाँ पे गायत्री मंत्र बोला जाता है, तो वहाँ के स्कूल किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकती कि तुम ये प्रैक्टिस करो, या फिर किसी स्कूल में हवन हो रहा है या फिर कुछ रिलीजन प्रैक्टिस हो रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकती है कि आपको भी ये प्रैक्टिस करना है। तो इसे प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 28 है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल। आर्टिकल 29 एंड 30 बात करते हैं। आर्टिकल 29 मीन्स अगर किसी माइनॉरिटीज़ का या किसी का अपना लैंग्वेज कल्चर और ट्रेडिशन है तो वो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका ये लैंग्वेज आज से इस लैंग्वेज को बैन कर दिया जा रहा है, अब ये लैंग्वेज नहीं बोलना है। इंडिया में हर किसी के कल्चर को, लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट को रिस्पेक्ट देना हमारा ड्यूटी भी है और ये फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करना। तो अगर किसी स्टेट में एक छोटा सा कोई गांव है वहाँ पे उनका खुद का एक लैंग्वेज है तो उसे बैन नहीं किया जा सकता, वो उनका राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करे, वो अपने लैंग्वेज को बोल सके, अपने स्क्रिप्ट को वो संभाल के रख सके। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 बात करता है अगर कोई माइनॉरिटीज़ है तो वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, वो अपने स्कूल खोल सकते हैं, जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वहाँ पे वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं।
अब हम लास्ट मूव करते हैं रेमेडीज़ में, मीन्स आर्टिकल 32। ये बहुत सिंपल है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। लेकिन अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। अब लास्ट हमने एक आर्टिकल मिस करा, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 पहले राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड था, लेकिन उसे रिमूव कर दिया गया था 44 अमेंडमेंट 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी अभी लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, लेकिन इसे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था। तो क्लास आज हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले दी फंडामेंटल ड्यूटीज़। थैंक यू।